हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जनरल टेस्ट की जो तैयारी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर रेशो प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कैसे आप उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों की प्रिपरेशन इस चैनल पर हम करवा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये सारा कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा, और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक आप करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स जनरल टेस्ट की अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर सके। देखिए, सबसे जो पहले बात यहाँ पर हम करते हैं रेशो की। रेशो होता क्या है? तो रेशो इज ए कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। जब यह दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को करने के लिए हम रेशोज का यूज करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट, देन फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशो ऑफ ए टू बी। अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, दोनों मतलब एक ही जैसी क्वांटिटी है, उनकी यूनिट भी सेम है। ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि यूनिट भी आपको सेम रखनी है। जैसे आप टाइम को कंपेयर कर रहे हो तो एक टाइम आपको आर में दिया हुआ है, एक टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है, तो उसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमें उसको कंपेयर करने के लिए उसकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। जब आप यूनिट को सेम कर देते हो और जब हम लिखते हैं फ्रैक्शन ए अपॉन बी, तो उसको उसी को बोला जाता है रेशो ऑफ ए टू बी। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द रेशो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। अगर जब हम ए अपॉन बी ऐसे लिखते हैं तो जो ए होता है हमारे पास उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या फिर हम उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट। जो बी है हमारे पास उसको सेकेंड टर्म बोला जाता है या फिर कंसिक्वेंट। ये वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मान लो वर्ड्स आता है कि व्हाट इज एंटीसीडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए एंटीसीडेंट मतलब ये ए के बारे में पूछ रहा है, और बी को बोलेंगे कंसिक्वेंट। बोथ टर्म ऑफ ए रेशो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यूजुअली ए रेशो इज एक्सप्रेस इन द लोएस्ट टर्म। कोई भी रेशो आपको दे रखे, जैसे 2/3 दे दिया, तो इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ऊपर मान लो 4 से, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आएगा 12। तो ये रेशो और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 2/3, ये दोनों आपस में इक्वल ही है। यूजुअली हम रेशोज को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब इसको जितना कैंसिल कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करके फिर हम उसका आंसर लिखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन ए रेशो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म मतलब ए अपॉन बी अगर आपको लिखना है तो उसको ए अपॉन बी ही लिखना है, बी अपॉन ए नहीं लिखना है। मतलब ऑर्डर जो है वो इसका कि पहले क्या आना चाहिए बाद में क्या आना चाहिए, ये चीज़ भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो इसको यूनिट है क्वांटिटी की, ये आपके पास सेम यूनिट में होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू कंपेयर टू रेशोज, कन्वर्ट दैम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अगर आपको किसी दो रेशो को आपस में कन्वर्ट करना है तो उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का मतलब है या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो या न्यूमरेटर सेम करो। जैसे मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, दूसरा फ्रैक्शन है 4/5। इसमें आपको चेक करना है कि आप इसमें कौन सी रेशो बड़ी है, कौन सी रेशो छोटी है, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम कर लो। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह आ जाएगा आपके पास 10/15, इधर से आ गया 12/15। तो जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम आता है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को चेक कर लेना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। यानी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इससे बड़ा होगा। ऐसे ही आप न्यूमरेटर को भी सेम कर सकते हो। न्यूमरेटर में उल्टा होता है, जिसका न्यूमरेटर, जैसे तो दो न्यूमरेटर आप सेम कर लोगे और फिर डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, ऐसे आप कंपेयर करके इसको कर सकते हो। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशोज ए बी एंड सी डी इज दिस। अगर ए बी और सी डी की आपको कंपाउंडेड रेशो निकालनी है तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए सी रेशो बी डी आ जाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। ए रेशो कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशो। अगर हम इस रेशो को, किसी भी रेशो को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ए अपॉन बी है,
ए अपॉन बी को अगर हम ए अपॉन बी से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बी। ठीक है। ऐसे ही अगर आप ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना चाहते हैं तो आप उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आपके पास ए क्यूब रेशो बी क्यूब। फॉर एनी रेशो ए बी द इनवर्स रेशो इज बी अपॉन ए। अगर आपके पास कोई रेशो ए अपॉन बी है तो उसका अगर आप इनवर्स कर देते हो तो उसको बोल देते हैं इनवर्स रेशो, यानी ए बी को अगर आपने बी ए लिख दिया दैट इज कॉल्ड इनवर्स रेशो। अब जैसे हमने यहां पर देखा कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, ए बी का स्क्वायर करने की बजाय हम अगर स्क्वायर रूट कर दें तो उसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। और यहां पर था ट्रिप्लीकेट रेशो जब हम क्यूब कर रहे थे, अगर हम क्यूब रूट कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो उसमें यहां पर ए का और बी का दोनों का क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब क्यूब करेंगे तो ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट करेंगे तो सब ट्रिप्लीकेट। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो डुप्लीकेट, और अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो सब डुप्लीकेट। ठीक है। Continued ratio is the relation between the magnitude of three or more quantities of the same kind. The continued ratio of three similar quantities A, B, C is as A ratio B ratio C. अगर हम ऐसे लिख रहे A, B, C तो इसको बोलते हैं continued ratio. If the ratio between first and second quantity is AB and the ratio between second and third quantity is CD, then the ratio among first, second and third quantity is given by AC, BC and BD. तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो रेशो है वो आपको दे रखी है ए बी, ठीक है, ये दे रखी है आपको ए बी, एंड द रेशो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी, ये आपके पास पहली क्वांटिटी है ए और बी, ठीक है, उसकी रेशो आपको ये दे दी। अब ये कह रहा है कि अगर रेशो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड आपके पास बी है, तो सेकंड और थर्ड की रेशो अगर आपको दे दी इसने सी अपॉन डी। अब आपको कहता है कि भाई आप ए बी सी की रेशो निकालो, ए बी सी की रेशो निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, तो हमारे पास आएगा यहाँ से इसको ए को, ऊपर वाले को ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी, ठीक है, उसके बाद फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, और फिर बी को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी। तो इस तरह से आपके पास ए बी सी की रेशो आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास दो की जगह यहाँ पर तीन रेशोज दे रखी है, मतलब रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज ए बी, एंड द रेशो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी इज सी डी, एंड रेशो बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वांटिटी इज ई एफ। तो आपके पास तीन क्वांटिटी हैं, ठीक है, चार क्वांटिटी हैं ए बी सी डी। ए की रेशो आपके पास है, ए और बी की जो रेशो है वो आपको दे रखी है ए अपॉन बी, और बी सी की रेशो आपको दे रखी है सी अपॉन डी, और सी डी की रेशो दे रखी है आपको ई अपॉन में एफ। तो अब ये कह रहा है कि आप ए बी सी डी की रेशो बताओ। तो ए बी सी डी की रेशो आपको बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर पहली टर्म ए सी और ई, ऊपर ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको छोड़ दो आप, बी सी ई, उसके बाद बी डी ई, और फिर लास्ट में बी डी एफ। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो आपके पास ए बी सी डी की रेशो आ जाएगी। पैटर्न ध्यान रखो, पहले ए सी ई करना है, अब ए का काम खत्म हो जाएगा, अब बी को मल्टीप्लाई करना है, बी सी ई, अब इस सी को भी छोड़ दो, बी डी ई, अब इस ई को भी छोड़ दो, उसके बाद बी डी एफ। इस तरह से सीक्वेंस से याद करोगे तो आपको ये बड़ा आराम से याद हो जाएगा और इजीली आप इसकी रेशोज निकाल पाओगे। उसके बाद आता है हमारे पास रेशो के साथ ही प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर आपके पास हम ये कहते हैं कि ए रेशो बी और सी रेशो डी आपस में इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। तो अब ये कहता है आपके पास अगर ये दो प्रपोर्शन में है पी क्यू और आर एस, यानी पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, अगर ये बराबर है, तो अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर देते हो, क्यू अपॉन पी इधर से एस अपॉन में आर, रेसिप्रोकल कर दिया तो उसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो मतलब एक तरह से इनवर्स हो गया।
तो आपको इन्वर्स कर देना है, P अपॉन क्यू की जगह Q अपॉन P हो जाएगा, R अपॉन S की जगह S अपॉन R हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो आप सी को इधर शिफ्ट कर दो, बी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ऐसे आ गया ए अपॉन सी और बी अपॉन डी, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। तो ए अपॉन सी बी अपॉन डी। उसके बाद आता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं, ऐसे ए प्लस बी, और यहां पर भी कर देंगे सी प्लस डी। नीचे डिनोमिनेटर सेम रखना है, सिर्फ आपको न्यूमिनेटर में ए प्लस बी कर देना है और यहां पर सी प्लस डी कर देना है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। और अगर आप प्लस की जगह माइनस कर देते हो तो उसको बोलते हैं डिविडेंडो, ए माइनस बी और सी माइनस डी। और अब जब हम ये दोनों काम कर देते हैं, प्लस भी कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं एक ही स्टेप में, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला नीचे आ गया, सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो इसमें हमने दोनों काम इकट्ठे कर दिया। अब क्वेश्चन की ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस में ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए या फिर ये लगाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास एडेंडो। एडेंडो का मतलब है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो आपस में प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं, तो अगर आप ए को सी से ऐड कर दोगे और बी में डी ऐड कर दोगे तो भी रेशो हमारी बराबर ही रहेगी, इसको बोलते हैं एडेंडो। ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सब्ट्रेंडो। तो ऐसे अगर आपने ए और सी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से जो रेशो आएगी ये भी बराबर ही होगी। तो ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो और ये रेशो सब आपस में बराबर होंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं भाई 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6, दोनों प्रोपोर्शनल है, रेशो दोनों की बराबर है। अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर दें 2 + 4 और नीचे 3 + 6, तो ये देखो ये 6/9 आएगा, और 6/9 को आप सॉल्व करोगे तो 2/3 के बराबर ही रहेगा। तो ऐसे केसेस में एडेंडो या सब्ट्रेंडो में रेशो आपकी बराबर ही रहेगी। अगर हम ये कहता है आपके पास कि ए बी सी डी ई एफ, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको छोड़ो। The quantity A, B, C, D are called term of the proportion A, B, C, D are called its first, second, third and fourth term respectively. First and the fourth term are called extreme. जो पहली टर्म है और लास्ट वाली टर्म है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम, और जो ये दोनों टर्म होती है सेकेंड और थर्ड टर्म, इनको बोलते हैं मीन या फिर मिडल टर्म। अगर ए बी और सी डी दोनों प्रपोर्शन में है, यानी ए अपॉन में बी और सी अपॉन डी की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी प्रोपोर्शनल टू सी डी, तो जो यहाँ पर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है ए इंटू में डी, वो इसके मिडल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आपके पास आएगा बराबर, अगर हमारे पास कोई भी रेशोज ऐसे आपको प्रोपोर्शनल दे रखी हैं तो। 3 quantities A, B, C of the same kind in same unit are said to be continuous proportion. अगर आपके पास कह रहा है कि ए बी और बी सी दोनों आपको रेशो बराबर दे रखी है, तो यहां पर देखो ये बी दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, ये ए बी और बी सी, तो यहां से हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, बी स्क्वायर के। तो ए बी सी अगर आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो जो मिडिल टर्म होती है उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब ये जो बी आपको दे रखा है, अगर हमारे पास ए बी सी तीन ही है, तो यानी जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, thus if b is a mean proportional between a and c then b square equals to ac। तो यही आपके पास रिजल्ट बनेगा। अगर आपके पास ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये सारे पास आपके कंसेप्ट थे। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम स्टार्ट। अब पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहता है कि सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। रवि और सुमित की जो सैलरी थी वो 2 और 3 की रेशो में थी। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय ₹4,000, अगर दोनों की सैलरी को हम 4,000 बढ़ा दें तो न्यू रेशो बिकम्स 40:57। तो जो नई रेशो आएगी वो 40:57 के बराबर होगी। व्हाट इज द सुमित सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट करने के बाद यानी बढ़ाने के बाद सुमित की सैलरी कितनी हुई। तो सुमित की जो सैलरी थी और रवि की सैलरी थी उसकी रेशो आपको 2:3 दे रखी है। तो हमने मान लिया कि जो रवि की सैलरी है वो हो गई 2x,
सुमित की सैलरी हो गई 3x। अब दोनों की सैलरी में 4000 हमने बढ़ा दिया, तो जो नई रेशो आपके पास आएगी ये 40 और 57 आएगी। तो यहां से आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 11, 4 से करोगे 4 7 28, 4 5 20। अच्छा, इसमें भी अगर आप इसमें उसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो इसमें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हो, उसी से करते हैं हम। ऐसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एक बार ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 2x प्लस में 4000 प्लस 3x प्लस में 4000। और डिविडेंडो में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 40 प्लस 57 हो गया और 40 माइनस 57 हो गया। इधर से 4000 से 4000 कैंसिल हो गया, 2 और 3 5x प्लस में 8000 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3x यानी माइनस x बचेगा। इधर से इन दोनों को ऐड करेंगे 97 और माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंजे 85, 85x प्लस 8 7 56, 8 5 13 इक्वल्स टू 97x। इसको उधर ले जाके माइनस करना, 7 में से 5, 9 में से 8, यहाँ से 4 कॉमन निकाल देते हैं। 4 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा 4 3 12, एक बचा 4 चौक 16, 34,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x। अब इसने पूछा है आपसे कि जो सुमित है उसकी सैलरी बतानी है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो सुमित की सैलरी थी हमारे पास 3x, तो 3x की वैल्यू आपके पास 34,000 आ गई है। इसके अंदर 4000 ऐड कर दोगे तो आपके पास सैलरी आ जाएगी 38,000। तो ये हमारा आंसर बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास डी। यहां पर कहता है कि ए बी प्रोपोर्शनल टू 3 5, बी सी प्रोपोर्शनल टू 4 3, सी डी प्रोपोर्शनल टू 4 5। तो ए डी की रेशो आपको बतानी है। ठीक है, इसने कहा कि भाई ए बी है आपके पास 3 5, बी सी है आपके पास 4 3 और सी डी आपके पास है 4 5। तो आपको ए और डी की रेशो बतानी है। तो देखो ए अपॉन डी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, तो लिख सकते हैं बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए अपॉन डी बचेगा। और इनकी वैल्यूज़ भी आपके पास है, ए अपॉन बी 3 अपॉन 5 है, ये 4 अपॉन 3 है, इधर से 4 अपॉन 5 है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा आपके पास 16 अपॉन 25। आंसर आ जाएगा इसका सेकंड का बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट में कहता है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जीत एंड जय इज 5 7। अभी की जो रेशियो उनकी वो 5 और 7 है, एंड आफ्टर 6 ईयर द रेशियो विल बी 3 4। 6 साल के बाद रेशियो इनकी होगी, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जय, तो जय की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो इसमें अगर आप ऑप्शन से जाना चाहो ऑप्शन से जा सकते हो। ये कह रहा है कि जीत और जय की जो प्रोपोर्शनल है वो 5 और 7 है। ठीक है, जीत और जय, ये कितना है आपके पास 5 और 7 है। आफ्टर 6 ईयर्स अगर मैं यहाँ से ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से मान लो इसको 42 लेता हूँ, किसकी एज को, किसकी एज पूछ रहा है, जय की एज पूछ रहा है, जय हमारे पास नीचे है। अगर मैं इसको 42 रखता हूँ, अगर मैं इसको 42 रखता हूँ तो ये कितना होगा 7 6 42 यानी 6 हुआ। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, तो ये 30 अपॉन 42 होना चाहिए इस हिसाब से, रेशो के हिसाब से। अब 6 साल के बाद देखो, 6 साल के बाद ये हो जाएगा 36 का और ये हो जाएगा 48 का। अब यहाँ से जो रेशो आपके पास आएगी ये बनेगी रेशो 3:4 और यही हमारा आंसर है 3:4। तो आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। ए बी सी सी डी इन सब की रेशो दे रखी है, डी की भी दे रखी है। फाइंड ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर ए बी सी डी ई की रेशो आपको फाइंड करनी है। ए अपॉन बी ये दिया हुआ है, ठीक है, फिर बी अपॉन सी 2:1 है, सी अपॉन डी 1:3 अपॉन 1/7 मतलब 7 ऊपर आ जाएगा,
और डी और ई की जो रेशो है ये 1/4 है, तो मतलब 5 ऊपर आ जाएगा। तो आपको चाहिए यहाँ पर ए बी सी डी ई की रेशो। इनकी रेशो चाहिए। तो देखो पहली जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 2 6, 6 7 42, और 42 को कर देंगे आप 5 से। तो कितना बन गया आपके पास, 42 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, ये आ गया। अब पहले वाली वैल्यू ये छोड़ दो, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू लो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 7 जा 28, और 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे लिख दो, अभी बाद में इनमें काटा पीटी भी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली ये छोड़ दो, अब इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 7, कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब आप ये वाली वैल्यू भी छोड़ दो। अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंटू 1 2, और 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया। अब आप ये वाली वैल्यू भी छोड़ दो। अब नीचे की जो पांचों वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दो। देखो 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बचेगा आपके पास 105, यहाँ बचेगा 14, 14 5 जा 70 हो गया, यहाँ 7 बचेगा, 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया। रेशो देखो ऐसा कुछ है, 105 70 35 15 और 12, ऑप्शन बन गया इसका फोर्थ का सी, ठीक है। सॉल्व x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। तो इसमें आप लगा दो कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो ऊपर x प्लस वाई है, तो डिनोमिनेटर इसमें एक बार हम ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर ही एक बार माइनस कर देंगे। सेम काम आप यहाँ पर कर दो, 7 + 5 7 - 5, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, इधर से आएगा 2x, इधर से आ जाएगा 2y, इधर से आएगा 12/2। तो 2 सब में से कॉमन निकाल दो, तो आपके पास रेशो बचेगी 6/1। आंसर आ गया इसका 6/1। 1 ईयर एगो, यानी अब से 1 साल पहले की बात ही कर रहा, बता रहा आपका, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। अब से 1 साल पहले की जो रेशो थी वो 2 और 3 थी। आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ दिस रेशो बिकम्स 4/5। हाउ ओल्ड इज बी नाउ। अब बी कितने का है। तो अगर हम इस ऑप्शन को लेके चल रहे हैं कि बी अगर 7 का है, ठीक है, बी हो गया, ये ए हो गया, बी अगर 7 का है और अब से 1 साल पहले ये 6 का होता, ठीक है, 1 साल पहले, 1 year बिफोर, तो ये 6 का होता। तो रेशो के हिसाब से यहां पर रेशो है इनकी 2 और 3, तो 2 और 3 रेशो, अगर हम इसको 6 ले रहे हैं तो इसको हमें लेना पड़ेगा कितना, 6 दूनी 12, 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये रेशो 2 और 3 चाहिए, इसको मैं अगर 6 ले रहा हूँ तो ये मुझे कितना लेना चाहिए ताकि रेशो मेरी 2 3 आ जाए। तो इसको मैंने x मान लिया, तो 2 से इसको कैंसिल करा, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। ये 1 साल पहले की एज आ गई बी की और ए की। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसमें ऐड करना है, ठीक है, या इसमें अगर ऐड करोगे तो 6 साल ऐड करना, तो 6 और 6 12, और 9 और 6 15। अब इनकी रेशो देखो कितनी बन रही है। अगर मैं इसको 3 से काट देता हूँ तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो रेशो में कितनी चाहिए थी इसकी, 4 और 5 ही चाहिए थी। तो यही हमारा आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखो कहता है कि a/3 इज इक्वल्स टू b/8, देन a+3 और b+8 इज। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें कंपोनेंटो यूज कर लूँ, ये 3 जो है ऊपर ऐड कर देते हैं, तो a+3 हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं b+8 अपॉन 8। अब इसके बाद लगा दो, अब इसमें ऑल्टरनेंडो, b+8 को इधर ले आओ, तो a+3 अपॉन b+8 इज इक्वल्स टू 3 इधर शिफ्ट कर दो, तो रेशो आ जाएगी 3 8।
आंसर बन जाएगा 7th का ए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि 2/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 75% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ सी देन ए सी बी। अब ये कह रहा है कि आपके पास भाई 2/3 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 75% यानी 75/100 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.6 यानी 6/10 ऑफ सी। ये आपको दिया हुआ है, तो ए सी बी की रेशो आपसे पूछ रहा है। तो यहां से आप क्या काम करेंगे, एक तो इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है उसको सेम कर दो। हमें ए सी बी की रेशो निकालनी है ना, तो इसका न्यूमरेटर सेम कर दो आप। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 6 बन जाए। इसको 2 से कर देते, और ये तो 6 है ही। तो यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 6, यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा। ये आएगा a/9, b/8 और आ जाएगा c/10। और ये इनकी रेशो होती है जो डिनोमिनेटर में आती है, यही ए सी बी की रेशो बन जाएगी, यानी 9, 10, 8। तो 9, 10, 8 ये ऑप्शन बनेगा आपका 8th। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी एंड सी आर इन द रेशो 8:5। If C spend rupees 2000 and B save rupees 700, then what amount does A save? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी है। ये कह रहा है कि जो इनकम है ए और बी की वो 5 और 3 की रेशो में है। तो इनकम आपके पास, इनकम आ गई आपके पास ए की कितनी 5x और बी की कितनी आ गई 3x। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन तीनों का आपको दे रखा है कितना, ए का तो दे रखा है 8y, ले लेंगे इसको, ये 5y, और सी का आ जाएगा 2y, ठीक है। सी का भी इनकम नहीं आपको दे रखी है, एक्सपेंडिचर ही आ गया। अब कहता है कि इफ सी स्पेंड रुपीज 2000, अगर सी 2000 रुपये स्पेंड करता है, एंड बी सेव रुपीज 700, तो आपको देखो सी का एक्सपेंडिचर दे रखा है इसने 2y, ठीक है। अब ये 2y आपको किसके बराबर दे रखा है 2000 के, ये 2000 रुपीज यहाँ पर वो करता है। तो 2y की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 2000, मतलब y की वैल्यू निकल गई 1000। अब y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 8000, ये आ जाएगा 5000, और ये आ गया आपके पास 2000, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया। अब कहता है कि बी सेव रुपीज 700, बी जो है वो 700 रुपये बचाता है। अब बी ने इतना कमाया 3x, इतना उसने खर्च कर दिया, तो बाकी जो बचा उसके बाद सेविंग हो गई। सेविंग कितनी है 700, इसको वहां पर ले जाओ, तो 5700, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1900। अब एक्स की वैल्यू 1900 आ गई, तो ये दोनों वैल्यू भी निकल जाएंगी, 19 5 जा 95 और 19 3 जा 57, ये आ गया। अब कहता है आगे आपसे कि देन व्हाट अमाउंट डज ए सेव, तो ए ने कितना पैसा बचाया। देखो ए ने इतना खर्च किया, इतना कमाया और इतना खर्च कर दिया, यानी 9500 में से आप 8000 माइनस कर दो, तो 1500 ए की सेविंग हो गई। आंसर बन गया आपका 9th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 260 kg राइस इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट such that the first part is 5 kg more than the second part and its ratio with the third part is 1:3, the 3 part in respectively this। तो अब आपको यहाँ पर तीनों पार्ट देखो ऑप्शन में दिए हुए, तो ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन से जाने पर क्या होगा, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है इस 5 kg मोर देन द सेकेंड, तो पहला पार्ट सेकेंड वाले पार्ट से 5 kg ज़्यादा कहाँ पर है वो देख लो। देखो यहाँ पर तो ज़्यादा गैप है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ भी ज़्यादा गैप है, नहीं आंसर होगा। यहाँ पर 13 में से 9 गए, 4 किलो का फर्क है, यहाँ पर 5 किलो का फर्क है, तो यही आपका आंसर होगा। और तो कहीं यहीं पहली कंडीशन और कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसी में सेटिस्फाई हो रही है, तो यही आपका आंसर है। अगर 2 कंडीशन ऐसी होती जो सेटिस्फाई करती, तो फिर हम सेकंड कंडीशन को भी चेक करते कि इसकी जो रेशो है वो थर्ड पार्ट के साथ 1:3 है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 1 और 3 की रेशो है, ये 1 आएगा और ये 3 आएगा, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। The sum of the fourth proportion of 4, 5, 16 and the mean proportion of 4, 16। अब ये कह रहा है कि जो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं।
फोर्थ प्रोपोर्शन इनका x मान लिया हमने, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आपके पास आ गया 20। अब यहां पर कह रहा है कि भाई इसका मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन इसका नहीं दे रखा है तो उसको हम लेके चलते हैं यहां पर y, तो 16 इंटू 4 64 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का आपको सम बताना है, तो ये 20 आ गया, ये 8 आ गया, इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। A certain weight is divided into two parts such that 5 times the first part added to 11 times the second part makes 7 times the whole weight, the ratio of the first part and the second part। तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट की रेशो दे रखी है, तो रेशो से ही हम करते हैं, आंसर से ही करते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 7 टाइम्स द होल पार्ट। तो अब देखो पहला वाला ऑप्शन है, इसका जो टोटल है, इसका टोटल कितना बन गया आपके पास 3 बन गया रेशो का। अब ये कह रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब 5 हो गया, एडेड टू 11 टाइम द सेकेंड पार्ट, इसका 11 टाइम करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो 5, यहां से आ गया 22, 22 और 5 इसका टोटल आ गया 27। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 7 टाइम्स द होल पार्ट, ये होल पार्ट है, इसका 7 टाइम करेंगे तो ये बन रहा है 21, तो मतलब हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 5 और 11 को अगर आप चेक करते हो तो 5 का 5 टाइम्स 25 हो गया, और 11 का 11 टाइम्स, 11 का 11 टाइम्स हो गया आपके पास 121। अब यहाँ पर रेशो हम क्या ले रहे हैं, 5 और 11, इसका टोटल हो जाएगा 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये 112, क्या ये 112 आएगा, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब इसका जो सी ऑप्शन है वो चेक करो, यहाँ पर रेशो है 2 और 1, तो 2 का 5 टाइम्स करेंगे और इसका 11 टाइम्स करेंगे, और जो रेशो का टोटल आएगा 3 उसका 7 टाइम्स करेंगे, तो ये 21 आ गया, यहाँ से ये 10 और 11 इनका सम करोगे ये भी 21 आ गया, तो ये आंसर मैच कर रहा है आंसर, तो ऑप्शन बनेगा इसका सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि जोसेफ गिफ्टेड ₹20,000 to his wife and some money to his 3 children aged 12, 14 and 16 year in the ratio of their age। एक तो उसने क्या करा, जो भी उसके पास टोटल पैसा था उसमें से 20,000 तो उसने दे दिए वाइफ को, और कहा कि भाई बाकी जो पैसा मेरा बचा है वो मेरे 3 बच्चों में बांट दो उनकी एज की रेशो के हिसाब से, तो 12, 14 और 16 इनके हिसाब से उन तीनों के अंदर ये पैसा डिवाइड होगा। इफ़ ही गेव ₹3,000 टू हिज यंगेस्ट चाइल्ड, जो उसका सबसे छोटा लड़का था उसने उसको 3,000 रुपये दिए, तो आप उसी की हेल्प से आप ये निकालो कि उसने टोटल पैसा इन्होंने कितना इन तीनों के बीच में डिवाइड किया। तो जो छोटे वाला था उसकी रेशो थी 12, और रेशो का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 42, इनटू में टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू छोटे वाले की रेशो हम निकाल रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास 3,000। तो यहाँ से 6 से इसे काट दो, 2 से आप इसे काटो, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 10,500 रुपये उसने इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आपसे पूछा गया टोटल पैसा, तो टोटल पैसे में आप 10,500 के अंदर जो उसने अपनी वाइफ को दिए थे 20,000 रुपये, वो भी तो इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 30,500 रुपये। तो 30,500 रुपये उसके पास टोटल थे जो उसने अपने तीनों बच्चों में और वाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। P is directly proportional to Q and Q equals to 7. When P equals to 15, find P when Q equals to 14। ये कह रहा है कि P is directly proportional to Q, P जो है वो Q के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब P जितना बढ़ेगा तो Q भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि P इक्वल्स टू में KQ, तो Q को इधर ले आओ, ऐसे बन गया। तो अब ये कह रहा है कि अगर Q 7 है, P is directly proportional to Q and Q equals to 7 and when P equals to 15, अब P की जगह आप 15 डाल दो और Q की जगह 7 डाल दो, तो आपके पास K की वैल्यू आ गई। इस K की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड P when Q equals to 14, अगर आप Q की जगह 14 पुट करते हो तो 7 2 जा 14, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, तो P की वैल्यू आ जाएगी 30,
तो 14 का ऑप्शन बनेगा सी। द रेशो बिटवीन टू नंबर इज 2-3। दो नंबर आपको दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की जो रेशो है वो 2-3 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2 देन द रेशो बिकम्स 3-4, फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पर ओरिजिनल नंबर का सम पूछा गया है, तो कह रहा है कि जो दो नंबर है उनके बीच की रेशो 2 और 3 थी, तो एक नंबर आ गया आपके पास 2x, दूसरा नंबर आ गया आपके पास 3x। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, दोनों नंबर को हमने 2 बढ़ा दिया, तो जो नई रेशो आएगी वो 3 और 4 आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ माइनस करो, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आने का मतलब है जो पहला नंबर आपके पास है ये बन जाएगा 4, और दूसरा नंबर बन जाएगा 6, और इन दोनों का टोटल बन जाएगा 10। आंसर आ जाएगा 10। तो 15 का जो आंसर रहेगा वो होगा ए। 16 में कहता है कि 5a इक्वल्स टू 4b, 7b इक्वल्स टू 3c, 2c इक्वल्स टू 7d, देन a रेशो d। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसे a अपॉन b इक्वल्स टू 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से b और c करेंगे तो आ जाएगा 3/7, और c/d करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7/2। ये हो गया। अब इसने रेशो आपसे खाली a और d की पूछी है, तो पीछे भी हमने जो क्वेश्चन किया था ये कैसा, a/d की रेशो आपको निकालनी है, तो a/b को b/c से मल्टीप्लाई कर दो और c/d से कर दो, यानी 4/5, 3/7, 7/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो रेशो आ जाएगी आपके पास 6 और 5। ऑप्शन बनेगा 16 का टी। 17 में कहता है कि डिवाइड 243 kg रेट इन 3 पार्ट सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। तो आपको तीनों पार्ट दे रखे हैं, तो ऑप्शन से जाओ, वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सम किसका 243 कहाँ कहाँ पर आता है। तो इन तीनों का सम करो, 3 4 7 और 6 13, बचा 1, 10 8 18 और 6 24। इसका सम 243 आ रहा है। इसका सम देखो, 6 और 3 9 और 4 13, फिर 10 10 और 6 16, 16 और 4 20। इसका सम आपके पास 340 नहीं आ रहा, 243। 8 और 3 11, 11 और 2 13, बचा 1, 4 6 10, 10 3 13 और 1 14, बचा 1, 1 और 1 2। इसका सम 243 आ रहा है। 4 और 1 5 8 13, 8 5 13 1 14 और 1 और 1 2। इसका सम भी आ रहा है। तो सम तो इन तीनों के अंदर अब 243 ही आ रहा है। अब जो दूसरी कंडीशन है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ, इस ऑप्शन में हाफ करोगे तो डेसिमल में आएगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाफ करने पर ये डेसिमल में आ रहा है, तो इसको बाद में चेक करेंगे, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इसका अगर हमने हाफ किया तो आ गया 24, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। इसका अगर हम 1/3 करते हैं, 63 का अगर हम 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ गया। और 132 का 1/4 करते हैं, पर यहाँ से करने की जरूरत ही नहीं, ये 24 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो मतलब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि तीनों पार्ट इसके इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, इसका अगर हम हाफ करते हैं तो 27 आ गया। इसका 1/3 करते हैं तो ये भी 27 ही आएगा। इसका 1/4 करते हैं, 108 का 1/4 करते हैं तो ये भी 27 आ रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। 18 में कहता है कि देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिवन नंबर ऑन वन साइड ऑफ ए एंड वन साइड इज गिवन अनदर साइड ऑफ while another number is to be found from the given alternative, choose the best alternative। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका नहीं है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट में कहता है आपके पास फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 20.5। ये कह रहा है कि दो नंबर आप बताओ जिसका मीन प्रोपोर्शन तो 6 आ जाए और उसका थर्ड प्रोपोर्शन 20.25 आ जाए। तो मीन प्रोपोर्शन में जब हम निकालते हैं तो उसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, जैसे 4 और 9 है, तो 4 इंटू में 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर मीन प्रोपोर्शन है तो ऐसा होना चाहिए। तो 4 इंटू 9 36 हो गया, यानी बी की वैल्यू 6 आ गई।
तो मीन प्रोपोर्शन तो 6 आ रहा है इसका, ठीक है, यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ऐसे आ गया 4 9 9 और यहाँ पर रहेगा x, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन में इसको हम लास्ट में लिखते हैं, तो 4 इंटू में x इक्वल्स टू 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 चौक 80 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20 20.25, तो ये भी हमारे पास आ रहा है, तो 19 का ए ही हमारा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स वाई इक्वल्स टू 64, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पर 64 किस में आ रहा है, देखो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y इक्वल्स टू 8x आएगा, नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर करेंगे तो भी 8x इक्वल्स टू 8y आएगा, नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर करो 4x इक्वल्स टू 16y, तो 4x इक्वल्स टू 16y, तो यहाँ से भी आपके पास 64 नहीं बन रहा, यहाँ से बन रहा आपके पास देखो 32 इंटू में 2 और x इंटू में y, तो x y की वैल्यू 64, यानी ऑप्शन बनेगा डी। रेशो 5 रेज टू पावर दिस इक्वल रेशो 5 रेज टू पावर 5.14 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 की पावर है 8.14 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5.14। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड माइनस हो जाएगी, तो 8.14 में से 5.14 माइनस कर दो, 8 माइनस 4 4, तो 5 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो ये आता है आपके पास 8 में से 5 गए 3, 4 नहीं 3, तो 5 की पावर 3 होता है आपके पास 125, तो 125 अपॉन में 1, आंसर आ जाएगा 21 का डी। ए बी बी सी, तो ए सी आपको बताना है, तो ए सी निकालने के लिए वैसे ही आप काम करो, ए सी को लिख लो ऐसे ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी, तो ए अपॉन बी है 3/4, ये 3/5, तो आ जाएगा 9/20, ऑप्शन रहेगा डी। If 50% of a number is equal to 1/5 of the another number, what is the ratio of the number to the second number? ये कह रहा है कि जो 50% ऑफ द नंबर है वो किसके बराबर होगा 1/5 ऑफ द अनदर नंबर। तो हमने नंबर ले लिया मान लो x, उसका 50% करेंगे, 50% ऑफ x इक्वल्स टू 1/5 ऑफ अनदर नंबर, ये ले लिया हमने y। तो इन दोनों की आपको रेशो बतानी है, तो 50% का मतलब हो गया 50/100, यहाँ से ये 2 पर कैंसिल, इसको इधर ले आओ x/y इक्वल्स टू 2/5, तो 23rd का जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपके पास ए। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारी ये रेशियो प्रपोर्शन की जो वीडियो है वहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से आप उनको जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।